हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों की जो क्लासें हैं क्लास 12th की, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये हमारे डेमो वीडियोज हैं। जो आपकी प्रॉपर क्लासें होंगी वो हम लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपके थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपके अब 12th में हो, आप 11th जैसे भी हुआ, आपने उल्टा सीधा करके जैसे भी हुआ पास हो गए, अब आप 12th में आ गए हो। और 12th में तो देखो, आपको ये भी पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड होता है। आप यहाँ पे जितना लिख के आएंगे अपने एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, उतना ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। और आपका एग्ज़ाम जो होता है वो आपको भी पता है कब स्टार्ट हो जाता है। फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक, यानी लगभग 10 से 12 फरवरी के आसपास से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी मार्च चल रहा है, और आज कितना है? 21 मार्च है। अभी आपके पास पूरा पूरा 11 महीना बचा हुआ है। कितना है? 11th मंथ है। अगर इन 11 महीने में आपने अच्छे से मेहनत कर ली सभी सब्जेक्ट पे, मैथ पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, और हिंदी और इंग्लिश पे। हिंदी इंग्लिश का तो ऐसा होता है कि अगर आप उसको 3 से 4 मंथ भी पढ़ लेंगे तो वो आपकी कवर हो जाती है। बट जो पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पर आपको लग के पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी से आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं है कि रिजल्ट हमारा एक दिन के लिए बन रहा है। रिजल्ट हमारा क्या बनता है? जो भी हमारा मार्कशीट बन के आएगी वो आपकी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए आपकी वही मार्कशीट होगी। जो उसमें एक बार लिख गया कि ये सपोज अगर आपके मैथ्स में 90 मार्क्स आए हैं तो फिर 90 ही रहने वाले हैं। और अगर आपके मैथ में 60 मार्क्स आए हैं तो फिर आपकी 60 रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसा कि आपने एक्सपीरियंस 10th क्लास में ले लिया होगा। लिया है ना? ठीक है। तो हम लोग एक जर्नी स्टार्ट करेंगे आपके साथ। और मैं आपके बहुत सारे स्कूलों में गया, आपसे कांटेक्ट किया और आपको थोड़ा मोटिवेशन दिया कि हम लोग भी एक ऑनलाइन शुरुआत करते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपसे जुड़ते हैं। हमारा जो अपना पर्पज़ क्या है कि जो हमारा मेनली बुंदेलखंड का स्टूडेंट है, हमारा अभी टारगेट यही है कि कम से कम अपने बुंदेलखंड के सभी बच्चों तक हम पहुंच पाएँ और उनको एजुकेशन दे पाएँ, एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, उनको हम अच्छी एक डायरेक्शन दे पाएँ। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो आईआईटी के लिए जाना चाहेंगे, आप आईआईटी की भी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए हमने, अगर कोई बच्चा आईआईटी के लिए पढ़ना चाहता है मैथ्स, अभी तो मैं फ़िलहाल अकेला हूँ यहाँ पर, तो मैं तो अभी मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी जैसे-जैसे चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी, अगर और भी हमें टीचर मिलते हैं, कोई स्टूडेंट, अगर बहुत सारे अगर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो लोग इंटरेस्टेड होंगे आईआईटी को पढ़ने के लिए, तो हम लोग अभी इस साल नहीं बट नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसे एक प्लानिंग करेंगे कि हम लोग अपने हिंदी मीडियम के जो बच्चा है उसको भी हम आईआईटी के लिए थोड़ा-सा पढ़ा पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा आजकल मेंस, जो आईआईटी जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए अपीयर ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास टैलेंट नहीं है या आप लोगों को चीज़ें आती नहीं हैं, आप लोगों को चीज़ें आती हैं, आप समझ भी सकते हो और आप उस चीज़ को कर भी सकते हो। बस सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको एक सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन चाहिए। तो इस वर्ष तो नहीं आईआईटी के लिए, बट हम नेक्स्ट ईयर से वर्क उसमें थोड़ा-सा करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी मैं आईआईटी के लिए जो मैथ्स है उसके मैं लेक्चर, अपने यूट्यूब चैनल है हमारा जो आईआईटी वालों के लिए है, वहाँ पर मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। आप अगर चाहो तो वहाँ पर लेक्चर देख सकते हो। बट हाँ, वहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको अभी इनिशियली ये फेस करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो मेरे लेक्चर हैं वो प्योरली इंग्लिश में हैं। क्योंकि जो जब आप आईआईटी या इंजीनियरिंग के लिए जाएँगे तो वहाँ पर बेटा हिंदी नहीं मिलने वाली है। अगर आप हिंदी से पढ़ के पहुँच भी गए कैसे भी करके, जब आप बीटेक करने जाएँगे किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग करेंगे आईआईटी, एनआईटी या किसी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज में, तो वहाँ पर हिंदी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सब कंटेंट किसमें मिलने वाला है? इंग्लिश में पूरा कंटेंट मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश में ही कंटेंट अवेलेबल है, अपने यहाँ हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर वापस इंग्लिश ही पढ़ना है। अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी हिंदी और इंग्लिश को लेकर के, बट ट्रस्ट मी, अगर आप साथ में बने रहोगे, 10 से 15 दिन पढ़ोगे, अगर आप एक ही चीज़ को, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, अगर एक ही चीज़ को हम रिपीट करेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, उसकी इंग्लिश भी बोलेंगे, तो धीरे-धीरे आपको वो भी चीज़ें आ जाएँगी। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा समुच्चय, पढ़ा है ना? उसको अगर हम सेट बोलते हैं, तो अगर बार-बार हम बोलेंगे कि हमारा एक सेट ए है, सेट ए है, आपको भी धीरे-धीरे लर्न हो जाएगा कि सेट ए है। देखो, जो हमारे 11th क्लास के बच्चे हैं वो आजकल पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके पास कौन-सा चल रहा था, अभी उनके यहाँ चैप्टर चल रहा है, सेट चल रहा है, तो धीरे-धीरे वो सीख गए हैं, उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं धीरे-धीरे। तो आपको भी ऐसे ही वर्ड को पकड़ के चलना है। और जब आप इंजीनियरिंग के लिए कभी इंटरेस्टेड हो गए, आगे आप कॉम्पिटिशन में जाओगे, क्योंकि 12th के बाद आप करने वाले क्या हो? या तो आप बीएससी करोगे, या तो आप इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, या तो आप कोई ना कोई डिप्लोमा करोगे, या तो आप
एसएससी की तैयारी करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई एनडीए के लिए जाएगा, कोई एयर फोर्स में जाएगा, तो कहीं न कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। तो फिर अगर वहाँ पर आप कॉम्पिटिशन फाइट करना चाहते हो, तो इंग्लिश से आपको रूबरू होना पड़ेगा और उससे हमें दूर नहीं भागना है। और ट्रस्ट मी, वो हार्ड नहीं है इंग्लिश। वो इंग्लिश के जो वर्ड है वो हार्ड नहीं है, सिंपल हैं। बस आपको सिर्फ़ सीखना है। मैं भी कभी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था, मैं भी आपके ही तरीके था और मैं भी ये सोचता था कि इंग्लिश में तो कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो समझ में आएगा ही नहीं। बट जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझा, तब हमको हाँ, ये लगा कि हाँ, हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस हमें एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे 3 + 2 5 होता है, तो अगर हिंदी वाला बच्चा क्या बोलेगा 3 + 2, और हिंदी मीडियम का बच्चा क्या बोलेगा 3 + 2 बोलेगा, तो वो 5 बोलेगा, वो 5 बोलेगा। मतलब तो एक ही है ना दोनों का। आपको भी मतलब समझ आ रहा है, उसको भी मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ़ डिफ़रेंस क्या है? सिर्फ़ डिफ़रेंस है बोलने का। तो ये जो बोलने का डिफ़रेंस है, इन सब चीज़ों से हमें दूर नहीं भागना है और हमें इन्हीं के साथ धीरे-धीरे क्या होना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। मेरा मेन पर्पज़ यही है। एक्चुअली जो मैं टीचर हूँ, मैं तो आईआईटी का टीचर हूँ। मैं फ़िज़िक्स वाला में मैंने पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया फ़िज़िक्स वाला में आईआईटी के लिए। और हम लोग जो थे, उनमें कंटेंट टीम में थे। फिर इसके बाद मैं मोशन में भी पढ़ाया, मोशन एजुकेशन कोटा में आईआईटी वालों बच्चों के लिए। हम लोग अभी भी वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हमने सोचा कि जो हमारे क्षेत्र का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों से दूर भाग रहा है और उसको कोई गाइड भी नहीं कर रहा है कि वो आकर के पढ़े, तैयारी करे, इन सब चीज़ों को जाने। इसलिए हमने ऑनलाइन की स्टार्टिंग किया है कि ऑनलाइन के से हम बच्चों से जुड़ सकते हैं और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके अगर वो भी हमारी तरह इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर्स अच्छे बनना चाहते हैं, तो फिर कहीं न कहीं से तो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमने लास्ट ईयर से ही स्टार्टिंग की थी। चीज़ें बनाते-बनाते आप लोगों से मिले, आपके स्कूलों में गए, बात की आपसे, आपको चीज़ें समझाई। कुछ चीज़ें आपको समझ में आईं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आईं। आपको ट्रस्ट भी नहीं हुआ स्टार्टिंग में कि ये सर पढ़ाएँगे भी या नहीं पढ़ाएँगे, हमसे फ़ीस ले रहे हैं कि पढ़ाएँगे कि नहीं पढ़ाएँगे। तो ट्रस्ट मी, अगर हमने कोई शुरुआत किया है, तो उसको आगे तक भी ले जाएँगे। बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपको इतना साथ देना है, छोटा-सा काम ये करना है कि जो भी आपके साथ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं साथ में या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल के, तो बस उन तक भी इन्फॉर्मेशन देना है कि यहाँ पर क्लासें चल रही हैं। जो हमारा ऐप है बीकेआई लर्निंग ऐप, तो वहाँ पर प्रॉपर क्लासें चलेंगी, आप वहाँ पर आओ। आप भी अपना उसमें सहयोग दिखाइए कि उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, तो हमारा भी एक मोटिवेशन होगा कि हाँ, हम लोगों से बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और हमको और अच्छे से इसमें मेहनत करना है, तो हम और हमारी टीम और अच्छे से उसमें मेहनत करेंगे। मेरा तो मेन पर्पज़ यही है, ठीक है? तो आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आज उसकी स्टार्टिंग करते हैं। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, संबंध एवं फलन, दैट इज़ द रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। आप बस हमसे जुड़िए और थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट करिए। तो मैं हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। इसको क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। संबंध क्या उसको बोलते हैं हम लोग? रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलो इसको इंग्लिश में ही अभी पढ़ो। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? संबंध और फलन। अगर लिखना भी चाहो तो आप ऐसा लिख लो, क्या बनेगा ये? संबंध एवं फलन। आप धीरे-धीरे जब इन वर्ड्स को जानोगे तो आपको भी बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आएगा? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन यानी रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो आज हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि वो हमारी छोटी चीज़ें हैं कौन-सी। आपको तो वैसे 11th क्लास से आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा या आपके सर जो थे या टीचर थे उन्होंने कितने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ाया। तो मुझे तो ऐसा कुछ अभी पता नहीं है आपके बारे में, तो मैं अपनी तरफ से ये करता हूँ कि उन चीज़ों को भी लेके चल रहा हूँ, जो यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे ये भी पता है कि वो चीज़ें आपको आती होंगी और जिन बच्चों को नहीं आती हैं, तो उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ और जिनको आती हैं, तो वो लोग अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लें। तो सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या स्टार्टिंग करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। क्या इसको बोलते हैं? कार्तीय गुणन। तो देखो जैसे मैं बार बार आपको बोलूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको भी लर्न हो जाएगा कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। बट जब हमें वर्ड पता होंगे तब होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं नहीं और आपको पता चल जाए, आपको फिर चीज़ें तो पता नहीं चलेंगी। तो जब जब हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलेगी। तो क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। बस आप पहले मुझे अपना 5 मिनट दीजिए, सिर्फ आप बातों को सुनिए और समझिए, तब फिर आपको अपने आप से लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी होती है, जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप समझेंगे। क्लियर है? तो कार्तीय गुणन क्या होता है? अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि यदि ए एक सेट है, सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय है। अगर मेरे पास ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तथा बी एक दूसरा समुच्चय है। मेरे पास एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय मेरे पास क्या है? बी। दैट मीन्स एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो सेट तो आप लिखना 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो सेट को हम ऐसे लिखते हैं और सेट को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इस ब्रैकेट में एलिमेंट है 1, 2, 3। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3। दूसरा मेरे पास सेट जो बी था, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक मेरे पास ए था और एक बी था और दूसरा क्या है? मेरे पास सी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। क्लियर है? अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो ए क्रॉस बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या लेख बोलते हैं? कार्तीय गुणन। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है यूट्यूब में, और या तो फिर आप अगर चैनल उसमें देख रहे हो, ऐप में देख रहे हो, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं एक्चुअली में या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके तब भी बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, इस चीज़ में आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, सुधार करिए। तो मैं फिर आपके अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को मैनेज करेंगे जैसे आपको समझ में आए। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए तो आप इम्पोर्टेंट हो। जितना आपका फीडबैक अच्छा आएगा, जितना आपको अच्छा समझ में आएगा, वो तभी तो मेरे लिए अच्छा है। तभी तो मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा जब आपको मैं समझा पाऊँ। अगर मैं आपको ही नहीं समझा पा रहा हूँ इसका मतलब मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस कार्तीय गुणन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर मैंने ए क्रॉस बी बोला तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे यहाँ पर ए क्रॉस बी, और यहाँ पर एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा। और इसका मुझे किससे उसके साथ लेना था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सी। अगर यहाँ पर मैंने पहले ए लिखा है तो यहाँ पर भी पहले ए आएगा, फिर यहाँ बाद में बी लिखा है तो फिर यहाँ पर बाद में बी आएगा। क्लियर है? अब इसको लिखते कैसे हैं? इक्वल, यहाँ पर भी कुछ सेट ही बनने वाला है। सेट कैसे बनेगा? पहले आप 1 को पकड़ो, 1 को एक बार ए के साथ जाओ। 1 किसके साथ जाएगा? ए के साथ। तो यहाँ से मिलेगा 1 कॉमा ए इस वाले ब्रैकेट में। फिर 1 किसके साथ जाएगा? बी के साथ। तो क्या मिलेगा? 1 कॉमा बी। फिर 1 किसके साथ जाएगा? सी के साथ। तो यहाँ से मिलेगा 1 कॉमा सी। 1 का काम तो खत्म हो चुका। 1 एक बार ए के साथ चला गया, 1 एक बार बी के साथ चला गया, 1 एक बार सी के साथ चला गया। अब आ जाओ 2 को पकड़ो। 2 किसके साथ जाएगा? अब 2 जाएगा ए के साथ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 कॉमा ए। फिर 2 जाएगा बी के साथ, तो लिखेंगे यहाँ से 2 कॉमा बी। फिर 2 जाएगा एक बार सी के साथ, तो फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 2 कॉमा सी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ए के साथ यानी 1 के साथ भी हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी के साथ भी हो गया। अब हम लोग लिखते हैं सी के साथ। जब हम लोग सी के साथ लिखेंगे तो थोड़ा इसको स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सी के साथ लिखूंगा तो क्या मिलेगा? आ जाओ, सी के साथ कुछ अलग कलर से लिख लेते हैं। सॉरी, 3 के साथ, तो फिर क्या मिलेगा? 3a मिलेगा, और फिर एक बार मेरा 3b के साथ जाएगा, और फिर किसके साथ जाएगा? 3c के साथ जाएगा। बस अब कोई भी क्या मेरा कि कोई भी इस साइड या इस साइड कोई भी नंबर या 1 2 3 में कुछ बचा क्या जिसको मैंने नहीं लिया? मैंने सबको लिया। पहले 1 कनेक्ट हुआ एक बार ए के साथ, फिर 1 बी के साथ, फिर 1 सी के साथ।
फिर 2a के साथ, 2b के साथ, 2c के साथ, फिर 3a के साथ, 3b के साथ, 3c के साथ। तो सभी चीजें यहाँ पर एक एक बार कनेक्ट हो चुकी हैं और ये हमारा क्या होगा, सर कार्तीय गुणन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर एक चीज और आती है कि इन चीज को हम सर क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, आप इसकी हिंदी में मत जाना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, 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 ये सब ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का देखो यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पर, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से लिखा 1, a, और अगर आप इसको ये सोचो कि मैं a, लिख लूँ, सॉरी a, 1 लिख लूँ, तो ये चीजें गलत हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि क्रम में, कौन सा क्रम है, पहले 1 आ रहा है फिर a आ रहा है, यहाँ पर पहले a आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो दोनों चीजें इक्वल नहीं हैं। जो पहले आना चाहिए वो पहले ही आएगा और जो बाद में आना चाहिए वो बाद में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है। आ जाओ एक एग्जांपल और करते हैं, इसी को हम एक दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं तो चीज़ें वहाँ से आपको और क्लियर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक मेरा सेट ए था और ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, 1, 2, 3। दूसरा सेट मेरे पास बी था और बी में एलिमेंट थे a, b, c, यही था। अभी आपने क्या फाइंड आउट किया, अभी आपने फाइंड आउट किया था a क्रॉस b। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ b क्रॉस a क्या होगा। बी क्रॉस ए में पहले मतलब बी के एलिमेंट आएंगे a, b, c, सेट बी में ये है और सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। क्लियर है क्या, ठीक है। तो फिर लिखते हैं यहाँ से बी क्रॉस ए। ये आप लिखोगे नहीं, अभी आप लिख रहे हो, बाद में सब आपको आदत पड़ जाएगी तो कैसे लिखना है। फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ फिर। तो ए किसके साथ पहले कनेक्ट होगा, 1 के साथ। देखो यहाँ पर पहले ए गिवन है, तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए लिखेंगे फिर हम लोग 1 लिखेंगे। ऐसा मत करना कि पहले 1 लिखना फिर ए लिखना। जो पहले गिवन है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में गिवन है उसको, जो बाद में दिया उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए वन के साथ कनेक्ट हो गया। फिर ए किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, a, 2। फिर ए किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, a, 3। ए का तो काम खत्म हो चुका है, तो 1 के साथ भी हो गया, 2 के साथ और 3 के साथ। अब आ जाओ बी के पास। तो बी किसके साथ कनेक्ट होगा, बी 1 के साथ जाएगा, फिर बी मेरा 2 के साथ जाएगा और फिर किसके साथ जाएगा, बी 3 के साथ जाएगा। क्या क्लियर है। तो बी का भी काम खत्म हो चुका है। अब सी के पास आ जाओ। सी किसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पर सी 1 के साथ कनेक्ट होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर ये समझ में आता रहेगा कि कौन किसके साथ कनेक्ट है। तो सी 1 के साथ जाएगा, फिर यहाँ से क्या जाएगा, सी 2 के साथ और सी 3 के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और जो सबके साथ कनेक्ट हो गया तो ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये हमारा आया एक बी क्रॉस ए। क्लियर है। ये अभी यहाँ पर क्या है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ये भी हमारे सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा एक बात देखना, मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया पहले ए क्रॉस बी लास्ट वाली स्लाइड में, और यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, बी क्रॉस ए। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है क्या, एक बार देखो। ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, 1, a, 1, b, 1, c, 2, a, 2, b, 2, c, 3, a, 3, b, 3, c। यहाँ पर क्या आ रहा है, a, 1, b, 1, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, फिर c, 1, c, 2, c, 3। तो क्या वहां पर और यहाँ पर दोनों चीजें सेम है या अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है a, 1 और यहाँ पर आ रहा था 1, a। देखो तो ये चेंज हो गया ना इनका प्लेस, ये पहले आ रहा था उस वाले में और 1 बाद में आ रहा है, यहाँ पर 1 पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a क्रॉस b नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस a। a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा इन जनरल, कभी होगा, वो कब होगा वो भी हम बता देंगे अभी। तो a क्रॉस b नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो कभी भी अगर दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन फाइंड आउट कर रहे हैं या पता कर रहे हैं, तो अगर मैं ए का बी के साथ क्रॉस लेता हूँ उसका मीनिंग अलग होता है,
और अगर बी का ए के साथ क्रॉस लेते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो सर ऐसा भी तो होता होगा कि कभी ना कभी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल होता हो। हाँ होता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है देखो, अगर मैं यहाँ से ये लिखूं, स्पेशल कंडीशन क्या है आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यदि मेरे पास एक सेट ए था और ए में एलिमेंट थे 1,2, बस 2 ही एलिमेंट ले लेते हैं, 1,2 है, और दूसरा मेरे पास सेट बी है और बी में भी मेरे पास सेम एलिमेंट है 1,2। तो यदि सेट ए में 1,2 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 1,2 एलिमेंट है, तो कैसे हैं जी? समान समुच्चय हैं, यानी इक्वल सेट हैं। अगर इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लूँ क्या, आ जाओ। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक सेट ए है और ए में एलिमेंट कौन कौन से है 1,2, यानी उसके अवयव क्या है 1,2 है। दूसरा मेरे पास सेट बी है और बी में भी अवयव है 1,2। अब मैं आपको यहाँ से फाइंड आउट करने की बोलूँ कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दो। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे, पहले ए लिखते थे, फिर क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह लगाते थे, फिर बी। अब आप ऐसा मत करो, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो अब बड़े ही हो अब, ठीक है। आप 11th क्लास में थोड़ा बहुत तो सीख के आए होंगे। तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले किसका एलिमेंट आएगा, ए का आएगा या बी का आएगा? पहले ए के आएंगे और फिर किसके आएंगे, बी के। तो ए वाले को पकड़ो, 1 को पकड़ो, 1 किसके साथ जाएगा, पहले 1 के साथ, तो मिलेगा 1,1। फिर 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, तो 1,2। क्लियर है? फिर 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ, तो 2,1 आएगा। फिर 2 मेरा किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ, तो क्या मिलेगा 2,2। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया ए क्रॉस बी। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से बी क्रॉस ए। अब आप बी क्रॉस ए, तो पहले आप किसको पकड़ोगे, कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले बी वाले आएंगे और फिर कौन से आएंगे, ए वाले आएंगे।